Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 10, second year chemistry. Topic redox reactions of transition metals. Transition metals के redox reactions पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ redox reactions होते क्या हैं। देखिए ऐसे रिएक्शन में एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही हो और एक रिड्यूस हो रही हो तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या उन्हीं को उसी को शॉर्ट करके क्या हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये मुख्तलिफ और स्पीशीज के साथ क्या शो करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन शो कर सकते हैं और या दो ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये यदि आपस में जब रिएक्शन करें तो भी ये क्या शो करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लिहाजा दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ शोइंग द रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो ये क्या शो कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन अब बात यह है कि सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने पे ही नहीं डिपेंड करेंगे बल्कि ये डिपेंड करेंगे किस चीज़ पे, सेल पोटेंशियल पे या दो स्पीशीज के हाफ सेल पोटेंशियल जिनसे ओवरऑल सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे ये उस पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, अब ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद इसकी फिजिबिलिटी पे ओवरऑल बात करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ शोइंग रिडॉक्स रिएक्शन और ये इनका रिडॉक्स रिएक्शन शो करने की जो कैपेबिलिटी है ये डिटरमिन की जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से इन्वॉल्विंग द रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अगर एक ट्रांजिशन मेटल सब्सटेंस जो है या ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल इटसेल्फ किसी दूसरे स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर रहा है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो हम क्या मेजर करेंगे, सेल पोटेंशियल मेजर करेंगे और वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू को देख के फैसला करेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। A redox reaction is feasible if overall cell potential is positive। अच्छा, एक रिएक्शन के खुद ब खुद होने के लिए या ओवरऑल स्पॉन्टेनियस होने के लिए या मुमकिन होने के लिए क्या जरूरी है कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या हो, पॉजिटिव हो। और सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड या बुक वाले ने इसको लिखा है ई रिडक्शन। ई रिडक्शन के मुकाबले में ई नॉट ऑफ कैथोड लिखना ज्यादा मुनासिब है क्योंकि जो स्पीशी मोर पॉजिटिव पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के साथ होगी वो बिहेव करेगी एज ए कैथोड तो उसको ई नॉट कैथोड लिखना ज्यादा बेहतर है। बुक वाले ने सही नहीं लिखा मेरे हिसाब से, उसके लिए जो ज्यादा अच्छी टर्म है वो क्या होनी चाहिए, ई नॉट कैथोड। और जो मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल या लेस पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल के साथ स्पीशी है वो क्या होगी, वो बिहेव करेगी एज एन एनोड। अच्छा, अब याद रखिएगा कि मैं चूंकि कह रहा हूँ कि ई नॉट रिडक्शन नहीं लिखना चाहिए था, ई नॉट कैथोड लिखना चाहिए था, लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि ई नॉट कैथोड जो है या जो स्पीशी जो है वो कैथोड के तौर पे बिहेव करेगी उस पर होगी रिडक्शन, लिख सकते हैं उसको ऐसा, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि क्या लिखा जाए, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड, ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन के बजाय। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये फैसला करना होगा कि जब हमें दो रिएक्शन दे दिए जाएंगे और उनके हाफ सेल पोटेंशियल भी दे दिए जाएंगे तो फिर हमें ये फैसला करना होगा कि कौन सा जो स्पीशी है वो बिहेव करेगी एज ए कैथोड और कौन जो है वो बिहेव करेगा एज एन एनोड। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, स्पीशी विद मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल विल बिहेव एज ए कैथोड। वो वो चाहे वो ट्रांजिशन मेटल है या दूसरा स्पीशी है, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल से कोई एक है। अगर उसका हाफ सेल पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है तो वो क्या बिहेव करेगा कैथोड के तौर पे और उस पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड। अच्छा, इसके बाद स्पीशी विद मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो बिहेव करेगी एनोड। अच्छा, अब मोर नेगेटिव का मतलब मैं आपको समझा दूं कि अगर दो पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं और दोनों पॉजिटिव हैं तो जो मोर पॉजिटिव होगा वो कैथोड हो गया और जो लेस पॉजिटिव हुआ वो क्या होगा, वो एनोड होगा। सही है। अगर या तो ये दिया होता है ना कि अगर एक चीज का पोटेंशियल पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है तो अंडरस्टूड है कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ है वो कैथोड है और जो नेगेटिव के साथ है वो एनोड है। लेकिन समटाइम्स दोनों स्पीशीज जो है पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ जब दे दी जाती हैं तो उस सूरत में ये याद रखिएगा कि जो मोर पॉजिटिव है वो कैथोड के तौर पर बिहेव करेगा और जो लेस पॉजिटिव है वो कैसे बिहेव करेगा, एज एन एनोड।
और अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव दे दी जाती हैं तो जो मोर नेगेटिव होगा वो एनोड होगा, और जो लेस नेगेटिव होगा वो क्या होगा, वो कैथोड होगा। और अगर एक चीज पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो फिर तो पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, और बड़े आसानी से जैसे रिएक्शन देखते हैं पता चल जाता है कि ये बिहेव करेगा एज एन एनोड और ये बिहेव करेगा एज ए कैथोड। सो जो एज एन एनोड बिहेव करेगा, जो मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के साथ होगा, वहां पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो वो स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जांपल्स। redox reaction between manganate ions and ethane diode ions यानी oxalate ion C2O4 minus। इन दो आयंस के बीच का रिएक्शन है, और हमने ये बताना है कि इन दो आयंस के बीच का रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन, वो मुमकिन होगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा। सो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंगनेट और ऑक्सलेट आयन के बीच में रिएक्शन है, तो हम इनके हाफ सेल पोटेंशियल्स को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन बिहेव करेगा एज एन एनोड और कौन बिहेव करेगा एज ए कैथोड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको जब पता चल जाएगा कि ये एनोड है ये कैथोड है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो उसकी इक्वेशन ऑक्सीडेशन इक्वेशन बना देंगे, और जो रिडक्शन होनी है वो चूंकि हमें दी हुई इक्वेशन रिडक्शन होगी, उसको रिडक्शन इक्वेशन ही रहने देंगे। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन देखेंगे, बराबर हुए तो सीधा ऐड कर देंगे, और अगर बराबर ना हुए तो फिर हमें उन्हें मल्टीप्लाई करके सूटेबल नंबर से क्या कर देंगे, पहले बैलेंस करेंगे फिर ऐड करेंगे। जी, तो हमें जो इक्वेशंस दी हुई होती हैं अक्सर कि भाई ये दो इक्वेशंस हैं, और फैसला इनको देख के फैसला करो कि ये इनके बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, वेदर द रिडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल बिटवीन ऑक्सलेट एंड मैंगनेट आयन और नॉट। सो ये दोनों रिडक्शन इक्वेशन दी हुई हैं, हम इनके पोटेंशियल को देख के फैसला करेंगे कि कौन सा जो है इनमें से कैथोड के तौर पे बिहेव करेगा। अब CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन C2O4 2 नेगेटिव, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है +0.49, और मैंगनेट आयन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस मैंगनेट आयन प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 बटर, और इसका हाफ सेल पोटेंशियल दिया हुआ है +1.52। अब जाहिर है इन दोनों पोटेंशियल्स को कंपेयर करें तो मोर पॉजिटिव पोटेंशियल कौन सा है, ये वाला पोटेंशियल जो है क्या है, मोर पॉजिटिव है। इट मींस कि क्या होगा, मैंगनेट आयन जो है यही रिड्यूस होगा, इस पर रिडक्शन होगी, मैंगनेट आयन रिड्यूस होगा, और ऑक्सलेट जो है फिर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। और चूंकि ऑक्सलेट में ऑक्सीडाइज होना है तो उसकी इक्वेशन जब हम इसके बाद लिखेंगे तो उल्ट करके लिखेंगे, ऑक्सीडेशन इक्वेशन बना के लिखेंगे। अच्छा, तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंगनेट रिड्यूस हो रहा है, जैसा वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो कैसे बिहेव करता है, एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखिएगा कि जो चीज खुद रिड्यूस हो रही होती है वो दूसरों को, दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करती है, और जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रही होती है, रिड्यूस कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंगनेट खुद तो रिड्यूस हो रहा है Mn2 पॉजिटिव में, लेकिन ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सलेट तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन किसको रिड्यूस कर रहा होगा, मैंगनेट को रिड्यूस कर रहा होगा Mn2 पॉजिटिव। लिहाजा ये चूंकि खुद रिड्यूस हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ऑक्सलेट को, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सलेट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या किसको रिड्यूस करेगा, मैंगनेट को रिड्यूस करेगा, तो बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब जब हमें पता चल गया कि इनमें से इस पे रिडक्शन होनी है और इस पे ऑक्सीडेशन होनी है, मैंगनेट पे रिडक्शन होनी है और ऑक्सलेट जो है वो चूंकि ऑक्सीडाइज होना है, तो अब हम फैसला कर लेंगे कि किसका पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन है और किसका ई रिडक्शन है, ये किसका ई कैथोड है और किसका ई एनोड है। अब चूंकि मैंगनेट पे तो मैंगनेट की तो रिडक्शन ही होनी थी, मैंगनेट आयन की रिडक्शन होनी है, तो उसका पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन पोटेंशियल, और वो क्या लिखेंगे, +1.52। हम इसको ई रिडक्शन भी लिख सकते हैं जैसे कि पहले भी मैंने कहा था, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम इसको ई कैथोड लिखें। लेकिन अगर आप इसको ई कैथोड लिखते हैं तो फिर सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। वो उस साइड पे मैंने उसको सॉल्व किया है, वो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब जो ऑक्सलेट है उसकी ऑक्सीडेशन है तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब चूंकि इक्वेशन उल्ट की है तो ये ऑक्सीडेशन का साइन चेंज हो जाएगा। वैसे तो इसका, अब चूंकि इसका पोटेंशियल हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ था, अब हमने इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, -0.49 वोल्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगला स्टेप ये होता है कि अब इक्वेशंस को देखते हैं
कि इनमें इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर है या नहीं है। देखें, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का गेन था, तो ये मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक दफा आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन थे और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले की सिचुएशन ये थी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अब इधर 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बराबर तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो तो हमें उससे बैलेंस करके फिर क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए, ये 5 है, ये 2 है, तो एक ऑड हो एक इवन हो तो फिर तरीका ये होता है कि इसको नीचे वाले नंबर से और नीचे वाले को ऊपर वाले नंबर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या करेंगे, हम इनको ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2MnO4। ये 8 से मल्टीप्लाई होके 2 क्या हो जाएगा, 16। ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 10। ये 2Mn था अकेला, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2Mn पॉजिटिव ही रहेगा। और ये 4 वाटर था, ये देखिए 4 वाटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8। अब ऑक्सोलेट, ये 5 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 5। ये 2 था वैसे, 2CO2 है ना, 2 था तो 5 से मल्टीप्लाई होके 10 हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 5 से मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, 10। अब आप जब इनको ऐड करेंगे तो देखें इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन बराबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वल होंगे बोथ साइड पे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो। पीछे क्या बचेगा, 2MnO4 नेगेटिव, 16H पॉजिटिव, 5 ऑक्सोलेट आयंस, और इस साइड पे 2Mn2 पॉजिटिव, 8 वाटर और 10CO2। ठीक हो गया। अच्छा, बुक में एक एरर है कि उसने यहाँ पे 8H पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये 8 नहीं होगा, ये कितना होगा, 16 होगा। अच्छा, अब सेल पोटेंशियल कैसे निकाला है इसका, इसका सेल पोटेंशियल, ये ई रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो अगर ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर सेल पोटेंशियल क्या होता है, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। ई रिडक्शन कितना है, प्लस 1.52 प्लस माइनस 0.49, तो इनको सम अप करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1.52 माइनस 0.49, तो आंसर कितना आएगा, 1.03 वोल्ट। अच्छा, और अगर वो तरीका जो मैंने बताया था कि ई कैथोड और ई एनोड करके करना है तो वहां साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वहां पे फिर साइन चेंज नहीं होता, ई कैथोड 1.52 माइनस ई एनोड प्लस 0.49, तो बीच में वैसे फार्मूला का माइनस आ गया और इसके साथ प्लस है, तो माइनस होता तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन क्योंकि साइन चेंज नहीं होना अगर आप इसको ये नोड लिखेंगे तो, और ई कैथोड लिखते हैं तो वहां साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो फिर साइन चेंज होता है, और वो भी किसका, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि रिडक्शन दोनों इक्वेशन जो दी हुई होती है और रिडक्शन दी हुई होती है, तो रिडक्शन वाली इक्वेशन का तो साइन वही रहता है, ऑक्सीडेशन वाली का चेंज हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस मेथड में, और इस मेथड से करते हैं तो फिर किसी का चेंज नहीं होता। तो ई कैथोड प्लस 1.52 माइनस 0.49 वोल्ट, तो ये भी माइनस होके क्या आंसर आएगा, वही जितना ये आया, कितना, प्लस 1.03 वोल्ट। चाहे इस मेथड से सेल पोटेंशियल निकाल लें या इससे निकाल लें, एक ही बात है। अच्छा, अब सेल पोटेंशियल आ गया है 1.03 वोल्ट, तो ये लार्ज सेल पोटेंशियल है, और ये लार्ज सेल पोटेंशियल ऑफ 1.03 वोल्ट क्या बताएगा, क्या इंडिकेट करेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो कि मैंगनेट और ऑक्सलेट के बीच में हो रहा है, ये क्या है, ये फिजिबल है, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, और ये होता होता है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई किसी का नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे सेल पोटेंशियल, तो इसका मतलब वो रिडॉक्स रिएक्शन मुमकिन ना होता, लेकिन ये क्या है, ये मुमकिन है और ये होता है। चलें तो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कैसे फिजिबल होते हैं। तो एक ये वाला जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये किसके बीच में है, मैंगनेट आयन, वही मैंगनेट आयन जो अभी ऑक्सलेट आयन के साथ जो है वो आ रहे थे, मैंगनेट आयन एंड आयरन 2 पॉजिटिव, इनके बीच में हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन फिजिबल होगा या कि नहीं होगा। देखिए, इसके लिए हम दोनों के रिडक्शन हाफ इक्वेशंस देखते हैं, और इन दोनों की जो रिडक्शन हाफ एक्सप्रेशन है उसमें मैंगनीज
मैंगनेट आयन प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गोज टू Mn2 पॉजिटिव 4 वाटर, और क्या होगा ई नॉट जो है वो ई नॉट जो है हाफ सेल पोटेंशियल जो है वो कितना है +1.52, और आयरन 3 पॉजिटिव गोज टू प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव, और इसका हाफ सेल पोटेंशियल जो है वो क्या है -0.77 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पे तो वैसे ही बड़ा वाज़ेह हो गया है कि एक का हाफ सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है और एक का हाफ सेल पोटेंशियल क्या है नेगेटिव है। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसका हाफ सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है वो अंडरस्टूड रिडक्शन में जाएगा, और जिसका नेगेटिव है वो किस में जाएगा ऑक्सीडेशन में। जैसा आपका जो MnO4 नेगेटिव है विद मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज रिडक्शन, जबकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है Fe2 पॉजिटिव वो विद मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन वाला तो एज इट इज यहाँ लिख देंगे क्योंकि रिडक्शन ही हो रही है, लेकिन आयरन चूंकि ऑक्सीडाइज होगा लिहाजा Fe2 इसकी इक्वेशन उल्ट हो जाएगी, Fe2 पॉजिटिव गोज टू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये सेल ये जो पोटेंशियल है आपका ये भी उल्ट हो जाएगा, इसका साइन इनवर्स हो जाएगा और +7 पॉइंट पर ई ऑक्सीडेशन जो है वो कितना हो जाएगा 0.77 वोल्ट। अच्छा एक चीज और देखिए यहाँ पे कि जब भी चूंकि ऑक्सीडेशन इक्वेशन इन्वर्ट होती है तो जो पोटेंशियल यहाँ पर जो जिस इक्वेशन ने इन्वर्ट होना हो या ऑक्सीडाइज होना हो उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आप क्या करके लिखेंगे साइन चेंज करके लिखेंगे। अब रिडक्शन वाली तो एज इट इज है तो उसका साइन चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो आपका ऑक्सीडेशन वाली टर्म है वो चूंकि इक्वेशन इन्वर्ट हो गई है तो लिहाजा उसका पोटेंशियल जो होगा ये ऑक्सीडेशन वो चेंज साइन के साथ आएगा। अब यहाँ पर वैसे तो चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा होता है Fe2 पॉजिटिव गोज टू Fe3 पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 Fe2 पॉजिटिव 5 गोज टू 5 Fe3 पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बराबर, लिहाजा ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। सो आपके पास क्या बचता है MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गोज टू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव। अच्छा अब इसका सेल पोटेंशियल जैसा कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल पोटेंशियल निकालने के दो मेथड बताए हैं मैंने आपको। एक तो ये है कि इसको ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखें। जब ये आपका ई रिडक्शन है ये ऑक्सीडेशन है तो क्या करें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हुए ई रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन कर दें, चाहे यहाँ ऑक्सीडेशन वाली टर्म पहले लिख लें या रिडक्शन वाली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो ई रिडक्शन कितना है +1.52 और ई ऑक्सीडेशन कितना है +0.77, तो ये सम अप होकर कितना आ जाएगा +2.29। और अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ई रिडक्शन तो को आपने ई कैथोड लिखना है और ई ऑक्सीडेशन जो है वो क्या होगा वो यही वाली वैल्यू होगी विद आउट साइन चेंज। वहां पे फिर आप क्या निकालेंगे ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वहां पे ई कैथोड क्या है 1 +1.52 बीच में नेगेटिव आएगा और ई एनोड कितना -0.77 तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पे भी आंसर कितना आएगा +2.29। बेशक चाहें तो आप जो है वो पिछली एग्जांपल को देखते हुए आप क्या कर सकते हैं सेल पोटेंशियल फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब ये सेल पोटेंशियल क्या आ रहा है काफी ज्यादा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि मैंगनेट आयन और Fe2 पॉजिटिव आयन के बीच में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्या है फिजिबल है, ये होगा। और अगर ये नेगेटिव -2.29 आ जाता फिर हम कहते कि ये नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आई है तो इट मीन्स कि ये होगा। जी तो लास्ट एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन के केस में Cu2 पॉजिटिव और I नेगेटिव यानी कॉपर 2 आयंस और आयोडाइड आयंस के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा अब यहाँ पे ये जो बुक वाले ने इस टॉपिक को लिखा कुछ और है एक्सप्लेन कुछ और किया है, तो उसको दो तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको सेंटर से एक लाइन लगा के एक मेथड को उधर और एक मेथड को इधर लिखा है। ठीक है अच्छा ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन किया है, जो इक्वेशन बुक वाले ने बताई है कि ये इनके कॉपर आयन और आयोडाइड आयन के बीच में क्या हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अच्छा अब यहाँ जो किया है वो ये किया है कि इन दोनों की रिडक्शन इक्वेशन बनाई या लिखी या जो बुक वाले ने दी हुई थी उसको यूज किया और वहां से उसका सेल पोटेंशियल निकाला
और फिर सेल पोटेंशियल निकालने के बाद देखा कि यहाँ तो वो कुछ हो ही नहीं रहा जो कि गिवन इक्वेशन में हो रहा है, तो रिवर्स हैपन होता है, तो फिर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है, अदरवाइज पॉजिटिव आता है। तो इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, जब पोटेशियम आयोडाइड कॉपर टू पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि कॉपर टू पॉजिटिव और पोटेशियम आयोडाइड क्या देगा, आयोडाइड आयंस, तो किस में जाएंगे, Cu2 Cu प्लस I2। अब ये जो Cu बनता है ना, यहाँ कॉपर प्लस वन है, तो अगर किसी जगह आगे चल के कॉपर प्लस वन आएगा तो इसका मतलब है कि क्या बन रहा होगा, Cu क्यूप्रस आयोडाइड, जो कि किस फॉर्म में बनता है, सॉलिड बनता है। ये बात भी माइंड में रखनी है कि ये कैसा बनता है, सॉलिड बनता है, यानी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उसके। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन को स्प्लिट करें जो कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ कॉपर रिड्यूस हो रहा है और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, तो इसको ई रिडक्शन डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि इक्वेशन में रिड्यूस हो रहा है और आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो लेकिन हम यहाँ पे पहले आयोडीन की रिडक्शन इक्वेशन ही लिखते हैं जो कि 0.54 वोल्ट आती है। ये हमारे पास रिडक्शन इक्वेशन से हम इसके जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हम उसकी रिडक्शन इक्वेशन ही लिखेंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे कि आयोडीन रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि गिवन इक्वेशन में तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। लिहाजा हम इसकी ऑक्सीडेशन इक्वेशन जब लिखते हैं यानी इसको इन्वर्ट करके लिखते हैं तो ये इसकी जो ई ऑक्सीडेशन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, -0.54 वोल्ट। मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो इसकी रिडक्शन एक्सप्रेशन ही होगी, वहां से देख के हम इसकी रिडक्शन एक्सप्रेशन लिख लेंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन में तो आयोडीन जो है रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, तो इसको उल्टा कर दिया, आई नेगेटिव गोज टू हाफ I2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो फिर जाहिर है अगर ऑक्सीडेशन हो, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इस पोटेंशियल के साथ फिलहाल यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो क्या लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन। और चूंकि ये ऑक्सीडेशन लिखा है तो मैंने आपको कहा था कि जब किसी पोटेंशियल के साथ ऑक्सीडेशन लिखते हैं और गिवन जो उसका पोटेंशियल है वो रिडक्शन होता है, तो जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन लिखते हुए चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -0.54 वोल्ट आएगा। अच्छा, अब 1 और 3 को ऐड कर दें तो Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गोस टू Cu प्लस और I गोस टू हाफ I2 प्लस I नेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन है कैंसिल हो जाएगा और इसका पोटेंशियल ई रिडक्शन है, इसका ई ऑक्सीडेशन है। तो क्या है, Cu पॉजिटिव प्लस I गोस टू Cu प्लस वन प्लस हाफ I2। देखो इस इक्वेशन में भी I2 बन रहा है, यस बन रहा है, यहाँ पे Cui जो बन रहा है वहाँ कॉपर प्लस वन है, यस प्लस वन है, यहाँ पे इधर Cu2 पॉजिटिव है, यस है, इधर I नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन हमारी वही बनी है जो कि ये वाली है। और इसका सेल पोटेंशियल कितना आया है, +0.5 वोल्ट -0.54 वोल्ट, तो कितना आया, -0.39। अब ये पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आया है। अब इस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से ये रिएक्शन जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी फिजिबल, क्या नहीं होना चाहिए, मुमकिन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मामला और भी हो रहा है, वो ये हो रहा है कि जो हमारा क्यूप्रस आयोडाइड बन रहा है ये प्रेसिपिटेट हो रहा है। अब ये चूंकि मुसलसल प्रेसिपिटेट हो रहा है सोल्यूशन से कॉपर पॉजिटिव आयन इफेक्टिवली क्या होंगे, रिमूव होंगे। दिस प्रेसिपिटेशन रिमूव्स इफेक्टिवली कॉपर पॉजिटिव आयन। अब जब राइट साइड पे कुछ चीज प्रोडक्ट निकलती है, कम होती जाती है, दैट मींस कि कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा, यानी कि ये जो कॉपर प्लस वन का रिमूव होना है वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को राइट शिफ्ट करेगा और ये मेक्स दिस रिएक्शन पॉसिबल। और अब ये रिएक्शन जो है इस वजह से क्या होगा, फिजिबल होगा। बेशक इसका ई सेल पोटेंशियल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। और ये रीजन जो बुक वाले ने लिखी है ये इसी वजह से लिखी है क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्यूप्रस आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम दूसरे वे में इसको लेके चलते हैं जिस तरह के बुक में दिया हुआ है, तो बुक में इसको किस तरह से दिया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन तो दी हुई है लेकिन उसको जो स्प्लिट किया है वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं किया बल्कि हाफ सेल पोटेंशियल के हिसाब से किया है। तो हाफ सेल पोटेंशियल के हिसाब से स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे ये मोर पॉजिटिव है तो ये रिडक्शन होगी, ये मोर लेस पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीडेशन होगी। तो इसकी रिडक्शन की इक्वेशन ही रहने देंगे, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे और इसका ये ऑक्सीडेशन जब लिखेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। तो अब फिर सेल पोटेंशियल जब निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस लेके तो +0.39 आएगा। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है, हम हाफ I2 प्लस Cu पॉजिटिव I नेगेटिव प्लस Cu2 पॉजिटिव।
अब हम जब ये देखते हैं कि भाई हमारे पास तो एक गिवन इक्वेशन आई नेगेटिव और Cu2 पॉजिटिव लेफ्ट पे है और ये राइट पे है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा बल्कि इसका रिवर्स हो रहा होता है, और रिवर्स हो रहा है तो सेल पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव हाफ I2 प्लस Cu पॉजिटिव, सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट हो जाएगा, 39 वोल्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास इसका और इसका सेल पोटेंशियल जो है वो दोनों के केस में क्या आ गया, सेम आ गया। और फिर नेगेटिव होने के बावजूद ये रिएक्शन क्यों फॉरवर्ड में प्रोसीड करता है, उसकी रीजन यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन की है वही यहाँ पे है, लिहाजा इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए इसको अलग-अलग लिखा है कि इसको दो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ क्या किया जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। आपने अगर पेपर में लिखना है तो यही लिखना है, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर लिखना चाहें बीच में लाइन लगा के और एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो दे दें, लेकिन यही एनफ है। और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 18 है ये उसका लास्ट टॉपिक था, ये जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।